नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में मुद्दा ये है कि हमारे जो कलाकार हैं 2 जून की रोटी के मोहताज हैं। कोरोना के चलते और कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते कलाकारों के पास काम नहीं है। वो लोग जो कला की मजदूरी करते हैं, कला की दिहाड़ी करते हैं और कला के माध्यम से ही अपने परिवार का पेट पालते हैं, उन लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये कोई फिल्मी कलाकार नहीं है, हमारे बहुत दूर के कलाकार नहीं हैं, ये हमारे आसपास के लोग हैं जिनको हम अपनी गली में, मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने शहर में हम देखते हैं, मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी शादियों में ढोल की थाप पर हमें नचाते हैं, थिरकाते हैं, जिनकी बीन के लहरे पर हम झूमते हैं। ये नगाड़ा बजाने वाले, ये ढोलक बजाने वाले, ये हारमोनियम बजाने वाले, ये वो लोग जो शादियों में अलग अलग ड्रेस पहनकर हमारे बच्चों का मनोरंजन करते हैं। हमारे बच्चे जिस टेडी बियर के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं, ये वो छोटे छोटे कलाकार हैं जो आज गहरे संकट में हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी खुशियों को 4 चांद लगाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, आपके जीवन में उत्सवों के रंग भरते हैं, आपको हंसाते हैं, डिप्रेशन में जाने से बचाते हैं। लेकिन यही लोग आज गहरे डिप्रेशन का शिकार हैं। इन्हीं के जो संकट हैं, इनके सामने जो दिक्कत है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं हमारे विश्व दीपक त्रिखा जी, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े हरियाणा के नामी थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर प्रमोटर हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है त्रिखा जी ने। हमारे साथ हैं सुरेंद्र धोला जी, जो फोक आर्टिस्ट हैं, अपना ग्रुप चलाते हैं। सुजाता हमारे साथ हैं, फाइन आर्ट्स की टीचर रही हैं और थिएटर करती हैं। आप सबका मुद्दे की बात में बहुत बहुत स्वागत जी। शुरुआत करते हैं, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है कि इस समय पे कलाकारों के सामने क्या संकट है कोरोना की वजह से। देखिए अविनाश जी, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि कलाकार जो हैं बेचारे, वो आज से नहीं, शुरू से ही, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे फोक के हों, और चाहे वो पेंटर वगैरह भी कह लीजिए, एक सिर्फ क्लासिकल फॉर्म ऐसी है जिसमें लोग ना अच्छी पेमेंट्स मिलती हैं, काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन जो कोरोना के कारण जो हालत इनकी हुई है कलाकारों की, फोक वालों की, वो बहुत ही बुरी हालत हुई है। पिछले 1.5 साल से हमारे आसपास जितने भी कलाकार हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो बेचारे, सच कहा आपने कि वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ना सुसाइड करने की सोच रहे हैं। पिछले जो कोरोना 1 में हुआ था, काफ़ी लोगों ने सुसाइड की भी थी। अभी लोग थोड़ा शांत हो गए थे और आराम से बैठे थे कि कोरोना चला गया। लेकिन अब फिर जो 3 महीने से लॉकडाउन हुआ है, उसमें जो हालत हुई है, इतनी ज़बरदस्त हालत ख़राब हुई है कि आप उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब ऐसे में आदमी क्या करे, क्योंकि कलाकार तो ऐसे हैं जो मतलब कि बेचारा, इनका काम ये था, एक प्रोग्राम किया, रोटी खाई और मस्ती। हमारी एक उनको जो मान मिलता था, सम्मान मिलता था, हर जगह जाते थे, उनकी पहचान होती थी, तो उसी में जी रहे थे। वो एक उसी के लिए जी रहे थे, वो और कुछ ही था। तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े फंड्स पड़े हो जो अपना, अभी पीछे मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ बहुत जो बड़े बड़े कलाकार, उन लोगों ने अपनी एफडीज तुड़वाई हैं, तो जिनके पास था उन्होंने कर लिया। लेकिन 80% कलाकार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो आज वो 2 जून के खाने के लिए मोहताज है जी। ऐसे में क्या होता है कि फर्ज बनता है सरकार का, क्योंकि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी बात कही गई है कि कला जो है वो राजाश्रय में ही पलती है। ऐसा नहीं होता, कला का शुरू से विधान ऐसा बना हुआ है कि वो राजाश्रय में पलती है, और उनको देखना, उनको पालना, उनकी पालना पोषणा करना, उनको भरपूर सम्मान देना, ये राजा का काम है, मतलब सरकारों की जिम्मेदारी है। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अब राजा चले गए, सरकारें आ गई। अब सरकारें भी अपना क्या करती है, आपने देखा होगा कि मैं रोहतक की बात करता हूँ। रोहतक में जब भी कोई नए डिप्टी कमिश्नर आते हैं, जब वो 1.5-2 महीने में यहाँ सेट हो जाते हैं, आराम से रहने लगते हैं, फिर उसके बाद फटाफट ढूंढते हैं यहाँ कलाकारों को इकट्ठा करो यार, कुछ करवाते हैं। क्यों? वो कलाकारी से ना एक समाज में जो एक तो उन लोगों की भड़ास अपनी निकलती है कलाकारों की, प्लस सेकेंडली जो एक लोग बैठे होते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं, नीरस से बैठे होते हैं, उनमें उनकी भावनाओं में उछाल आता है जी। और ये भी एक सच्चाई है कि जहाँ भी कला और संस्कृति फली फूली है ना, वहाँ पे क्राइम रेट एकदम से नीचे आता है।
तो लोगों का ध्यान जाता ही नहीं क्राइम की तरफ, वो लोग लगे रहते हैं, देखने वाले भी करने वाले भी। तो सरकार का फर्ज बनता है जी। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं पिछले एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी मैंने सरकार को इतने हाथ जोड़े हैं, इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं, इतनी अखबारों में कटवाया है कि भाई इन कलाकारों को कौन देखेगा, आप नहीं देखोगे। और ये तो है नहीं कि वो काम करना नहीं चाहते, चलो उनसे काम करवा लो, आप ऑनलाइन कुछ करवा लो, डेली उनको काम दो, करते करते हर महीने में 50, 60, 100, 150 कलाकारों को काम दो, अगले महीने दूसरे 100 को दे दो, ऑनलाइन काम करवा लो, उनको पैसे दे दो। कलाकार ये नहीं कि वो बैठना चाहते हैं कि हमने काम नहीं करना, वो काम करना चाहते हैं, वो दिक्कत क्या है, लेकिन अब काम ही नहीं है। सब लॉकडाउन है, सारे ऑडिटोरियम बंद हैं, सारे फंक्शन बंद हैं, रात को जागरण वगैरह जो होते थे वो नहीं हो सकते, नाटक नहीं हो सकते, डांस नहीं हो सकता, शादियों में भी अब उनकी जरूरत नहीं, शादियों में भी जरूरत नहीं है, उनकी शादियाँ जैसे होती 20 लोग जाते हैं उनमें। अब ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि उन लोगों की देखभाल करे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज की जो हमारी सरकार है इसने अभी तक कुछ नहीं किया है, बल्कि अभी कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने 2000 कलाकारों को वन टाइम 5000 रुपये दे रही है। इस तरह से पीछे वो यूपी में थे, उन्होंने भी 2000 रुपया सबके खातों में डाला है और आगे 65 के में डाला है, बाकी 2000 रुपये और डालना है। इस वक्त सरकार कुछ नहीं कर रही, अपने अपने लेवल पे हर कोई कलाकार जो है जैसे ठीक समझते हैं अपने छोटे भाई समझ के उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इसलिए मैं आई एम सॉरी टू से कि ये सरकार इस फ्रंट पे बिल्कुल फेल है। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अविनाश जी, लोक कलाएं सब कलाओं की माँ। अगर लोक कलाएं ना होती तो रंगमंच नहीं होता, क्लासिकल नहीं होता, विजुअल आर्ट नहीं होती, फाइन आर्ट। लेकिन आदिकाल से लेकर अब तक लोक कलाएं और लोक कलाकारों के साथ बड़ा अन्याय होता रहा है। और ये मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि लोक कलाकार होना ही अपने आप में गुनाह है, ना ही तो उसकी सरकार हमारी तरफ ध्यान देती है। और रही बात समाज की बात, समाज के लोग भी हमको नाचने गाने वाले ही महसूस करते कि नाचने गाने वाले। चलो हम सीखते हैं, गुरु लोगों से सीखा है, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्लेटफार्मों पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये कोरोना काल आया है तो उस समय सरकार ने भी हमारी मदद करनी चाहिए। हरियाणा सरकार, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, कला परिषद और हमारा एक है जन सूचना संपर्क विभाग, ये 3 डिपार्टमेंट कलाकारों के डिपार्टमेंट जी। कोरोना काल में किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारी मदद नहीं, ना कोई काम। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में 15-16 एम्प्लॉयज हैं, कला परिषद में भी भाई वो डिपार्टमेंट बना कलाकारों के लिए रखे हैं। जब उनकी सैलरी लाखों करोड़ों रुपए कलाकारों के लिए जाते तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। मतलब आप वहां पे नई अपॉइंटमेंट करते हैं, आप वहां पे लोगों को रखे हुए हैं। हाँ। लेकिन जिनके लिए उनको रखा गया है उनके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जी। और रही बात सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के 2-4 अभी ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं जिनकी वजह से शायद 40-50 आर्टिस्टों को मौका मिला है। अभी रिसेंट पिछले हफ्ते की कार्यक्रम हुए हैं। जी जी। और आज का कार्यक्रम आदि अमृत महोत्सव भी हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने लागू किया है, चालू किया है आज का कार्यक्रम। तो जब वो कर सकते हैं तो क्या हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो भी ऑनलाइन कार्यक्रम चलाए? को भीख थोड़ी मांग रहा है लोक कलाकार के सामने। मेरी आज 45 साल की उम्र होगी। 45 साल की उम्र में मैंने आप जैसे से बहुत सी सीखा भी, लेकिन आज मेरा ये मन करता है कि मैंने क्यों सीखा। MA MPhil होने के बावजूद भी मैंने पढ़ाई को नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ लोक कला को देखा कि मैं फोक आर्टिस्ट हूँ, फोक आर्टिस्ट में अपना भविष्य बनाऊंगा। लेकिन मेरी आज ये विडम्बना है, ये सोचकर मेरी नींद नहीं आती रात को कि मैं काश PhD भी कर लेता तो मैं जॉब लग जाता। इस लोक कला के बचाने के चक्कर में मैंने अपना भविष्य खराब कर। आमतौर पे लोक कलाकार जो हैं वो बहुत छोटी उम्र से ही अपनी कला को निखारने में लग जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग सीखते हैं या ग्रुप्स में सीखते हैं, और लेकिन एक समय के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो समाज के लिए कुछ काम के नहीं बचे, लोग उनको मानते नहीं। कुछ काम के नहीं बचे। जी। सुजाता जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? सर, एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ है
किसी भी चीज़ से अगर आप रंग निकाल दें, किसी भी चीज़ से अगर आप संगीत निकाल दें, किसी भी इवन हम प्रकृति को भी महसूस करें, तो जो ये हवा हमारे चारों तरफ चल रही है, एकांत में बैठे, तो हमें इसमें भी एक संगीत सुनाई देता है। यानी प्रकृति ने खुद को भी इस तरह के सामंजस्य में बांधा है कि उसके बहते हुए पानी में भी आपको सुर संगीत दिखाई देगा। आप पहाड़ों में चले जाइए, झरनों में भी आप बैठेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। तो सोचने की बात है, प्रकृति ने जिस चीज़ को इतना खूबसूरती से बनाया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक सब जीव जंतुओं में सिर्फ एक इंसान ही है जो हंस सकता है, अपनी भावनाओं को दिखा सकता है, जो नाटक कर सकता है, जो नृत्य कर सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम कलाकारों को इतनी अनदेखी करेंगे, और कलाकार इस तरह का भाव अगर उनमें आने लग गया कि 45 साल की उम्र में आकर जिस चीज़ पर मैंने अपने 20 साल निकाल दिए, आज मुझे वो वेस्ट लग रही है। आज मुझे लग रहा है कि क्योंकि वही क्रिएटिव आपकी एज है। जी बिल्कुल, प्रोडक्टिव एज वही भी है। जब हम पूरा सीख गए हैं, हम बिल्कुल परिपूर्ण हो गए हैं, हम पक गए हैं। देखिए, फल पेड़ पर पक गया है बिल्कुल, और उसके बाद फल ये महसूस करे कि मेरा तो सड़ जाना बेहतर है, क्योंकि मैं तो गलत पक गया। तो ये भाव आना ही समाज के लिए एक बहुत, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अच्छा ढलाव नहीं है समाज के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम आज अपने बच्चों को मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी नैतिक चीज़ों को, हमारे समाज से जुड़ी चीज़ों को सीखें और उनसे जुड़े रहें और उनमें संस्कार बने रहें, या वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो इस कला को और कलाकारों को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिवाय क्राइम के, जैसे कि त्रिखा जी ने कहा था, यहाँ आने वाले समय में सिर्फ क्रिमिनल्स ही होंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के। आप कलाकार भूल जाइएगा, वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर कलाकार आपको नहीं मिलेंगे ना, तो आपका समाज एक ऐसा निर्जीव होगा जहाँ ना कोई हंसेगा, ना कोई बोलेगा। और इस तरह के समाज में मुझे नहीं लगता कि आप किस तरह की परिकल्पना करते हैं जीने की। हम 4 दिन अगर उदासी हो जाए तो हम 4 दिन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक अच्छी मूवी देख ली, कोई कॉमेडी नाटक देख लिया, या कोई अच्छा सा हमने डांस देख लिया, तो हम अचानक से जीवित हो जाते हैं। हमें लगता है यार आज तो बड़ा अच्छा हो गया, तो मन भी अच्छा हो गया। ऐसी चीज़ को हमने ऐसे कोने में उठाकर फेंक दिया है कि जहाँ पर हर कोई ये महसूस कर रहा है कि हम गलत फील्ड में, हमको ऐसा लगता है कि हम गलत, शायद कहीं हम गलत तो नहीं है, हमने एक चुनाव गलत तो नहीं किया। क्या हमारे बच्चों में हम वो कॉन्फिडेंस डाल पाएंगे? मेरी बेटी बहुत अच्छी आर्ट करती है, मेरी बेटी बहुत अच्छी डांसर है, मतलब डांस बहुत अच्छा करती है, लेकिन कहीं मेरे अंदर एक डर नहीं आएगा कि नहीं, मैं इसको इस फील्ड में नहीं भेजूंगी। भाई ऐसा है, कल को कोरोना या महामारी जैसी कोई बीमारी आई तो भूखे मरोगे। एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है सर, और ये गवर्नमेंट को सच में इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कलाकारों के लिए एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर बन। आप ज़्यादा मत दीजिए, आप भीख मत दीजिए, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा, आप मेहनत कराइए ना। बाकी डिपार्टमेंट्स, सरकारी कितने ऐसे डिपार्टमेंट है जो पूरे कोरोना काल में जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनको तनख्वाह दी गई है। हम तो ये कह रहे हैं सर, आप हमें काम भी दीजिए ना, आप थोड़ा दे दीजिए, लेकिन हमें साथ में काम दीजिए। हम उसको पूरा जस्टिफाई करेंगे, जो काम आप हमें देंगे हम उसको जस्टिफाई करेंगे, पर आप हमें मौका तो दीजिए, कहीं हमें समाज का एक हिस्सा तो समझिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी है बहुत सर इस तबके को बचाना। बल्कि वही बात हो गई ना, जो एक हम आप मजाक में एक बात किया करते थे ना, मजाक में एक बात होती है कि शादी का रिश्ता आया, बोला जी क्या है, लड़का कलाकार है जी। भाई कलाकार तो है, करता क्या है? अक्सर ही बात सुनते हैं। तो वही बात आ गई कि कलाकार तो है पर करता क्या है। तो अब वो करने वाली बात जहाँ से, कलाकार तो करने को तैयार है, तो ऑफ कोर्स कलाकारी में एक सिक्योरिटी नहीं होती, काम है आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, और उसमें इतनी सेविंग कर लेना बड़ी मुश्किल होता है। इतनी सेविंग करने के आदमी 4 खा सके। तो ऐसे में अब मैं आपको बताऊंगा, अभी इन्होंने बात छेड़ी थी, बिल्कुल ठीक की थी। हरियाणा कला परिषद है, उसके अंदर 5 अधिकारी हैं। वो 5 अधिकारी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कैसे हैं सबको पता है। उनकी सैलरी और उनके पर्क्स 1 करोड़ रुपये साल के, साल का 1.5 लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपए एक बंदा ले जाता है। तो 10 लाख 8-9 लाख रुपए ले जाते हैं साल के, महीने के। वो 1 करोड़ रुपया हो गया। वो 1 करोड़ रुपया पूरे साल में कलाकारों पे खर्च नहीं होता, जो 1 करोड़ सैलरी वो ले रहे हैं। सिमिलरली कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 5 वो बैठे हैं कला अधिकारी, उनकी भी तनख्वाहें जो है 1-1.5 लाख से कम नहीं होगी। अब मान लो 70-80 लाख रुपया साल का वो सैलरी ले जाते हैं, और 70-80 लाख का काम नहीं होता। तो उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि प्रदेश में जो कलाकार हैं उनकी बेहतरी कैसे हो, उनकी कला कैसे निखरे, इसकी योजनाएं बनाना।
कलाकारों का भला सोचना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। कलाकारों को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बल्कि मेरे पीछे कहीं झगड़ा भी हुआ इस बात पे। वो बोले जी कलाकार कौन से, मैं क्या मतलब, बोला हम हरियाणा से हैं, हम तो हरियाणवी कलाकारों को कलाकार मानते हैं। मैं क्यों भाई, अगर हरियाणा में एक आदमी क्लासिकल डांस करता है तो हरियाणा का आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है, तब वो हमारा लगता है। आपको बताऊं मैं, ये सलमान जो लड़का था ना मेवात का, जी जी, जो उस वक्त ये मैं जब डायरेक्टर था कुरुक्षेत्र में, उस वक्त वो सारे गामा लिटिल चैम्प में ना क्रिटिक चॉइस में फर्स्ट आया था जी। उस वक्त मैंने किसी के थ्रू, अपना खंडेलवाल साहब के थ्रू सीएम साहब तक मैसेज पहुंचाया कि इस लड़के ने भी, भाई सारे गामा में, सारे इंडिया में लाखों लोग आए, उन लाखों में से वो बच्चा फर्स्ट आया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो ना हो कि कला का भाई एक आदमी ओलंपिक जीत के आया, या कोई कुश्ती जीत के आया, कोई नेशनल जीत के आया, ये गाड़ी में उसके घर जाते हैं करोड़ का चेक देने। मैंने कहा सर ऐसा थोड़ा, उसको भी दो। उस वक्त उसको 20 लाख रुपए दिए गए थे। सुनील दत्त जब हरियाणा के एक गांव में आके बसे, उनके फादर वो रहे नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा सीना एकदम से चौड़ा हो जाता है। देखिए सुनील दत्त हरियाणा के यमुनानगर के, अब सुभाष गई है, राज तिलक है, ये लोग कौशिक जी रहे हैं जेपी कौशिक। हाँ, मतलब इन लोगों ने, चलो जेपी कौशिक फिर भी हरियाणा के कल्चर के लिए बहुत कुछ किया। सुभाष गई ने कुछ भी नहीं किया जी। और सुभाष गई को इन्होंने यहाँ पे सूरज कुंड में करोड़ों रुपए की जमीन दे दी थी, वो तो बाद में कैंसिल करनी पड़ी। तो थिंग इसके वो कलाकारों के लिए वो कहते हैं हम तो हरियाणा के कलाकारों को कलाकार मानते हैं, बाकी हम, मैं नाटक के, बोला नाटक हरियाणा का फोक है ही नहीं। तो मैं तो ये हरियाणा कला परिषद जो हरियाणा कला परिषद है कि हरियाणवी कला परिषद है, हरियाणा कला परिषद है। हरियाणा के कलाकारों का भला करना, हरियाणा के कल्चर को प्रमोट करना, हरियाणा के कलाकारों की देखभाल करना, और हरियाणा के लोगों को ये दिखाना कि देखो सारे इंडिया का सिनेरियो क्या है, ये सारा आपका काम जी। नहीं मानते। जब नेताओं को भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो वो कलाकारों को याद करते हैं। जब रैलियों में उनके नाम से भीड़ नहीं जुटती तो हमारे कलाकारों के नाम से भीड़ जुटती है। जब उनकी नीतियों को वो खुद नहीं बता पाते तो फोक आर्टिस्ट और नाटक और नुक्कड़ नाटक के लोगों को वो गांव-गांव में भेजते हैं, इसलिए कि वो उनकी नीतियों का प्रचार करें। तो नेताजी यही वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर आपकी नीतियों का प्रचार करते हैं, आपकी रैलियों में ये भीड़ जुटाते हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन को चलाते हैं। लेकिन अफसोस, आज जब इन्हें आपकी ज़रूरत है, जब आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपने इनसे मुंह फेर लिया। बहुत ही अफसोस की बात है। आप लोग जो कह रहे हो, सरकार के पास अभी पिछले उसमें भी बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिनको लॉकडाउन की वजह से दुख झेलना पड़ा, बेरोजगारी झेलनी पड़ी, तो सरकार ने राहत के पैकेज दिए। लेकिन कलाकारों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई पैकेज दिया गया है। हरियाणा कला परिषद ने एक उनके डायरेक्टर हैं जो बसीन साहब, उन्होंने अखबार के माध्यम से घोषणा की थी कि कलाकारों को दवाइयाँ देंगे, कलाकारों के लिए सहायता प्रदान करेंगे, तो वो मिली होगी आप लोगों को? ऐसा है अविनाश जी, हरियाणा कला परिषद को बने हुए लगभग 24-25 साल तो हो गए सर। 95 में बनी थी, तो इतने साल हो गए और बहुत सी घोषणाएं आई हैं। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 2016 की कि कलश नीति बनी, कलश नीति बनाई मुख्यमंत्री जी, कलश नीति जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उस कलश नीति एक ठंडे पानी के उसमें डाल दी मटके में, उसका ये नहीं पता कि वो है क्या, क्या बनी है क्या नहीं जी। कलाकारों के लिए बनी थी, उसका कोई वो नहीं। ऐसी घोषणाएं तो बहुत से करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट किसी का नहीं होता। तो उस वहां से कला परिषद से कुछ नहीं मिला आप लोग? कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कला परिषद या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के पास वो कहते हैं कि फोक आर्टिस्ट की हम इज्जत करते हैं, फोक आर्टिस्ट को काम देते हैं। उनके पास फोक आर्टिस्टों का बायोडाटा भी नहीं है कि कितने आर्टिस्ट हमारे हरियाणा के फोक आर्टिस्ट हैं। अगर उनके पास नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और उनके पास नहीं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाटा पूरा बायोडाटा हरियाणा के आर्टिस्टों का जी। उसमें बेन भी है, डेरू भी है, सारंगी भी है, बांसुली भी है, फोक आर्टिस्टों की बात जी 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 बिल्कुल, और फोक डांस के भी। विडम्बना ये देखिए 25 साल के टर्म में कला परिषद के पास बायोडाटा ही नहीं जी। तो ये तो नीयत की बात है। हाँ, बात तो नीयत की है। अब जो लोग बैठे हैं, मेरी तकरीबन सबसे बात हुई है जी। अब मेरे से वो रूस के बैठ गए हैं,
तो ये ऐसे कहते हैं, क्यों ना कहूँ कलाकारों के लिए कुछ तो करो। मेरी बात सुनो, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बात। हिसार में मनीष जोशी है, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, बेचारा काफ़ी हेल्प कर रहा है कलाकारों जी, को। गुड़गांव में प्रमोद मंगला है, नेपथ्य फाउंडेशन, वो भी 100-150 लोगों को उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है, पेमेंट कर दी, वो कुछ सहायता दे रहे हैं। जी जी। ऋषिपाल है कुरुक्षेत्र में, वो भी कई लोगों को मिला के साथ वो भी कर रहा है। यहाँ के कलाकार भी अपना मालविका जी और ये सुरेंद्र जी मिलके काफ़ी लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये हम अपने लेवल पे जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सरकार ने नहीं है, देहला भी, और सरकार को रोज़ खबरें जाती हैं। मैं तो अखबार में कोई खबर आती है सीधा CM पे मेल कर देता हूँ, वो उसको देखते या नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन एक नियत चाहिए ना। कला परिषद का डायरेक्टर है तो सोच यार, मैं ऐसे हालात में रूटीन में हर आदमी काम करता रहता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं उस वक्त क्या सोच होनी चाहिए, वो चीज़ है। अब यानी ऐसे हालात में हम किस तरह के क्या करें कि जिससे हम कलाकारों की कोई हेल्प कर सके और कलाकार कहें कि सरकार ने हमारा ध्यान रखा। तो ये विजन की बात है। किस किस तरह की परेशानियां हैं इस समय कलाकारों के सामने? मैं फोक आर्टिस्ट की बात करूँ तो फोक आर्टिस्ट को सबसे पहले एक ही परेशानी, रोटी जी। हमें ना तो AC रूम चाहिए, ना हमें कूलर चाहिए, हम तो ऐसे ही घास फूस पर रहने वाले लोग हैं। और रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो मैं समझता हूँ कि दोनों डिपार्टमेंटों को ताले लगा देने चाहिए। बड़ा दिल रो रहा है। पिछले 2 महीने में मेरी वाइफ के साथ ऐसे बैठा था, बड़ा दिमाग के तौर पर मैं सुसाइड करूँगा। आपके मन में आया? मेरे मन में आ रहा मैं सुसाइड करूँगा। मेरा ये छोटा भाई है, इसको भी मैंने बताया, मेरा तो मन है ना बड़ा असर है सुसाइड करना, क्योंकि एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे को ऐसा नहीं कि सर 5,000-6,000 रुपए की मेरे को नौकरी मिल जाए। तो बाकी लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो कैसे, उनकी रसोई कैसे चलती होगी? मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा हालात परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं उन लोगों की, इतनी ख़राब हैं कि आज वो अगर आप अपने साजों भी बेचने के लिए तैयार बैठे कि अपने घर में रोटी आ जाए तो मेरे साथ बिक जाए तो मेरे घर में रोटी आ जाए, इस तरह की परिस्थिति है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास समय हो, मैं आपको पूरे हरियाणा का भ्रमण कराऊंगा जी, अपने पैसे से कराऊंगा, चाहे मैं किसी से मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं किसी से मांग लूँगा। आप उन आर्टिस्टों के पास जाओगे ना और उनका इंटरव्यू लगे तो वो मेरे आंखों में आंसू नहीं, लेकिन शायद वो रो पड़े, ये स्थिति। तो मतलब अभी जब उनके पास रोजगार नहीं है, कला के माध्यम से वो कमा नहीं पा रहे, तो फिर वो क्या कर रही हैं, क्या करते हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे, किस तरह के रोजगार तलाश रहे हैं? अविनाश जी, अब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं दूसरों की तो क्या कहूँ। अगर मेरे को 200 रुपये को लेकर जाएगा तो मैं करूँगा, अगर मेरे को 100 रुपये देगा रिक्शा चलाने के तो मैं करूँगा। वो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस लिए कैसे कर मैं अपने बच्चों की रोटी दे रहा हूँ। वो आपको कैमरे पे कैप्चर करना पड़ेगा, वो बयान नहीं कर पाता। ये लोग हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई पेंट का काम कर रहा है, किसी ने जहाँ जिसका भी सोर्स है, जहाँ जिसका भी सोर्स है वही हो रहा है। कुछ लोग अपने यारों दोस्तों से मांग के कर रहे हैं, बेचारे क्या करें, इसी उम्मीद में कि चलो यार थोड़ा टाइम ठीक हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगा काम। लोग अब भीख नहीं कह सकते इसको, लेकिन अब आपस में मदद दूसरे से, और जो है सक्षम वो कर भी रहे हैं मदद। कहते हैं इंसान ही इंसान की दवाई है। जब सारी सरकारें आपसे मुंह फेर लेती हैं तो आपके साथ के जो लोग हैं वो सोचते हैं आपके बारे में। तो आप लोगों ने बताया कि बिल्कुल एक दूसरे की मदद की जा रही है। अब एक छोटा सा मुद्दा मैं लेना चाहूँगी, जैसे स्कूल्स में ही लगा लीजिए आप, वैसे ही CBSE कहता है कि हर सब्जेक्ट को आप आर्ट से जोड़ दीजिए। अभी जो लेटेस्ट, जब तक मैंने जॉब की, अभी 2 साल से मैं खुद जॉब में नहीं, तब हमारे डिपार्टमेंट के पास CBSE से इतना बड़ा लेटर आया 6-7 पेजेस का, जिसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि हर सब्जेक्ट को आप आर्टिस्टिक फॉर्म में पढ़ाएं बच्चे को, उसको आप मर्ज कर दें आर्ट के साथ, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है। आप उसमें ढूंढें कि क्या ऑप्शन हो सकता है, आप फिजिक्स में आर्ट को इंडल्ज कैसे कर सकते हैं। और सर, कितनी शर्म की बात है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में भी प्राइवेट स्कूलों में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स को फिर भी 50% मिला, लेकिन आर्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले बंद कर दिया। डांस टीचर्स को, आर्ट टीचर्स को, आपके स्पोर्ट्स टीचर्स को सबसे पहले 0 कर दिया गया। उनके लिए कोई काम नहीं है।
उनके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। जहाँ सीबीएसई इतना बड़ा ढल्ला मचाता है कि आर्ट को यहाँ भी घुसाओ, आर्ट को वहाँ भी घुसाओ। आप यकीन मानिए जब तक हम स्कूल में होते हैं ना, ये आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं सबसे ज्यादा लोड होता है इनके ऊपर। हर चौथे दिन एक एक्टिविटी आपको देनी है, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। आज वो एक्टिविटीज कहाँ है? क्या अब बच्चों को मानसिक रूप से ऑनलाइन अपलिफ्ट होने की जरूरत नहीं है? क्या मानसिक रूप से बच्चों को स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है? ऑनलाइन में भी सबसे पहले एक लास्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, एक स्विमिंग कोच ने, मेरी सिस्टर है ग्वालियर, सुसाइड कर लिया। वो लेडी है, अकेली अपना घर पालने वाली है, उसने सुसाइड किया और उसने नोट में डाला कि सारे प्राइवेट स्विमिंग पूल्स बंद हैं। स्कूल ने हमको बाय बाय बोल दिया है कि जब तक अगला सेशन स्टार्ट नहीं होएगा हम आपसे क्या करवाएं। मतलब उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। पिछले पूरा 1 साल कोरोना से निकला, वो मुश्किल से अपलिफ्ट हो पाए, सेविंग सब खत्म हो गई सब। अब दोबारा 3 महीने से उसी फेज में हो और उसने सुसाइड कर लिया सर। जब आपको आर्ट टीचर्स की जरूरत नहीं है, जब आप लोगों को कलाकारों की जरूरत है, तो फिर या तो खुले हम बोल दीजिए ना कि खत्म करो इस डिपार्टमेंट को, ताकि हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लें ना, हम लोग कोई जॉब ढूंढना शुरू करें, हम भी कोई मेहनत मजदूरी करने का ही सोचने लगे। हम जो एक आर्टिस्ट किसी के अंदर जिंदा होता है, फिर हम उसको मारना सीख जाए इस दुनिया में जीने के लिए। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि भाई कोई कला वाला कुछ नहीं होती है, अपना कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे तुम्हें 2 जून की रोटी मिल सके। सर बहुत बुरी हालत थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट। मैं खुद आर्ट टीचर हूँ। अगर शायद ये तो चलिए मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने लॉकडाउन से पहले नौकरी छोड़ दी, मैं इसको खुशकिस्मती समझूंगी। अदरवाइज मैं एक बहुत ही गंदे मेंटल हरासमेंट से गुजर रही होती कि हमको सैलरी भी नहीं दी जाती, हमको ऐसे जैसे वो कहते हैं ना एक वर्ग होता है कि आप तो साइड ही हो जाइए जी, उस तरह के वर्ग में हम महसूस करते खुद को। क्या है कि वो जो कलाकारी जो है, कलाकारी इसको सबसे लास्ट कैटेगरी है इसकी प्योरिटी के हिसाब से। किसी समाज में कलाकार हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वो ठीक है कि एक जो जिसे कहते हैं कलाकार जो चीज़ें देता है वो चीज़ें कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके लिए ये है कि कलाकार है नहीं है बेकार की बात है, हाशिए पर है। आज अगर हम ये सोचे कि कलाकार है नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन कलाकार नहीं होंगे ना, उसके बाद इस समाज का जो चेहरा सामने आएगा ना सर, वो बहुत भयानक होगा। ठीक है, उसको तुम ना तो एक्सेप्ट कर पाओगे और फिर तुम चाहकर भी कलाकार बना नहीं पाओगे। वही कह रहा हूँ ना कि उनके लिए ये है कि यार ये क्या है ना, छोड़ा ना वाली बात है, लेकिन उनके उसके बाद जो सही बात आप कह रहे जो हालात होंगे वैसे होंगे। जी आप खुद एक महिला हैं और फोक जो कला है, जो लोक कला है, उनमें बहुत सारी महिलाएं, वो चाहे डांस की बात करें, चाहे नाटक की बात करें, चाहे दूसरे जो दूसरी फोक आर्ट्स हैं उनकी बात करें, वो उस जब सब कुछ सबको मिलता है उस समय भी वो हाशिए पे होती हैं। जी बिल्कुल। उस समय भी वो दोयम दर्जे की जगह पे होती है। तो आज उनके साथ क्या बीत रही है? सर देखिए, मैं बहुत कुछ देखिए, जब प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को फेस करते हैं तो शायद आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, लेकिन जितना मैं महसूस करती हूँ अपने पार्ट पे, जितना मैंने किया, शायद उतना स्ट्रगल मैंने नहीं किया जितने शायद और कलाकार कर रहे होंगे। एटलीस्ट मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, एटलीस्ट मुझे खाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है, एटलीस्ट मेरे बच्चों की फ़ीस जा रही है। लेकिन मैं मान सकती हूँ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस चीज़ पर भी बहुत जद्दोजहद करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे भी हैं। जैसे पिछले 2 साल से अब मैं घर में हूँ सर, एक औरत के लिए वैसे ही जॉब करने या किसी परफॉर्मेंस में जाने के लिए घर से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारियों के मामले में शायद आदमी भी हमें बराबर सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो चाहते ना चाहते हुए भी हमेशा से औरत की थी, औरत की है, औरत की ही रही। उस कैटेगरी में ये मैं मानती हूँ कि एक तो वैसे ही इतना चैलेंजिंग था हमारे लिए निकलना, निकल जाते थे, थोड़ा मन और सा हो गया, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, थोड़ा खुशी मिली, थोड़ा जीवन तो हो गए, अब वो भी बंद हो गया है। लेकिन तो बहुत सारे ऐसे भी हैं ना, जैसे आपने बताया कि वो सिंगल मदर थी जिसने सुसाइड किया, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस कला पे जिंदा है। पुरुष है तो वो बाहर भी चला जाएगा, घूम भी आएगा, उसका पार्क में जाके बैठ जाएगा, लेकिन एक लड़की या एक महिला कहाँ जाएगी? वो घर में ही रहेगी और उसके सामने जो संकट है, रोजगार का संकट है, बच्चों को पालने का संकट है, वो शायद ज्यादा बड़ा संकट है। बिल्कुल सर जी। तो ये एक संकट है,
बड़ा संकट है। ये संस्कृति मंत्रालय, ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, ये कला परिषद, ये कल्चरल सेंटर्स अगर इस बुरे वक्त में भी अपने कलाकारों को नहीं संभाल पा रहे, उनकी मदद नहीं कर पा रहे, तो जब अच्छा वक्त आएगा, जब आपको कलाकारों की ज़रूरत होगी, उनसे बड़े बड़े शो करवाने होंगे, तब आप उन्हें कहाँ से लेकर आओगे? क्योंकि वो तो लिपाई पुताई और दिहाड़ी मजदूरी में लगे होंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो इन मंत्रालयों के शीर्ष पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं कलाकारों के नाम पे, लेकिन वो कलाकारों को संभालने का काम इस समय पे नहीं कर पा रहे। तो मनोरंजन के लिए जब आपको कलाकार चाहिएंगे तो मुझे लगता है नहीं मिलेंगे। और जैसा आपने बताया कि कलाकार सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो हमारे समाज को एक दिशा देते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं, हमारे बच्चों को संस्कार देते हैं। तो कलाकारों की एक बहुत बड़ी जगह है हमारी सोसाइटी में, और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका पता तब चलता है जब हवा बंद हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि सांस नहीं आ रही है। जब तक वो चलती है तो उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए होती नहीं। तो मुझे लगता है कि कलाकारों की भी वही जगह है और वो हमारे समाज को जीवंत बनाने का काम करते हैं, हमें निराशा से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप लोगों ने हिस्सेदारी की, अपनी अपनी बात कही। मुझे लगता है कि इस हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर भी शायद इसको देखेंगे, देख रहे होंगे। उनसे गुजारिश है कि इनकी कद्र कीजिए। और समाज के जो दूसरे लोग हैं, जो हमें देख रहे हैं, इन कलाकारों को देख रहे हैं, इनके आसपास, इनके गली मोहल्लों में रहते हैं, वो भी प्लीज़ इनके बारे में देखिए, इनके बारे में सोचिए। आपके आसपास अगर कोई कलाकार दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहा है या अपने साज को बेचने की सोच रहा है, तो ये सिर्फ उन कलाकारों के लिए ही दुखदाई नहीं है, ये हम पूरे समाज के लिए एक अफसोस की बात है। अगर ऐसा दिखे तो ज़रूर इनकी मदद कीजिए। निश्चित ही आप बहुत बड़ी भलाई का काम कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।